हम्म। क्रांतिकारी जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, उल गुलाम जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आप सबकी जय साथियों। मैं जय सिंह जोड़िया, भारत आदिवासी पार्टी संभाग मीडिया प्रभारी, बांसवाड़ा। साथियों, वैसे आपको लग रहा होगा कि लंबे समय से मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम ही दिख रहा हूँ, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है और बहुत बड़ा एक मैटर है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि ये मैटर मैं अन्य साथियों को नहीं बताऊं, क्योंकि मुझे अभी तक कानूनी व्यवस्था पे भरोसा था। लेकिन ये सारे घटनाक्रम को देखने के बाद और घटनाक्रम के 5 दिन बाद मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है, क्यों है, किस लिए है। ये सारी चीज़ें मुझे लाइव आकर के बतानी चाहिए, क्योंकि हम जिस तरीके से सामाजिक काम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनों को, घर परिवार को छोड़ करके पूरे समाज को ही अपना परिवार समझते हैं, लेकिन इस सामाजिक जीवन में जिस तरीके की समस्याएं हम देखते हैं, उन समस्याओं से लड़ने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं। अगर कोई गलत दिशा में जा रहा होता है तो उन्हें सही काम करने की हिदायत भी देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे परिवार यानी मेरे भैया के साथ जो दिनांक 17 को जो घटनाक्रम हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे का जो क्या कारण है, वो मैं पूरा आपको बताने की इस वीडियो में कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ये वीडियो पूरा देखिए, और आपको यदि लगता है कि वाकई में हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो आपसे मैं यही अपील करूँगा कि आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होइए, क्योंकि हम हर एक दबे कुचले मजलूम व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है आप सभी लोगों के साथ सहयोग की। साथियों, मैं आपको 17 तारीख की जो घटना है बड़ी सरवा में, उसके बारे में पूरा बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस घटनाक्रम का जो स्थान है वो बड़ी सरवा है। यहाँ पर मेरे बड़े भैया जो है विक्रम भैया, उनके साथ जो मारपीट हुई है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इस घटनाक्रम का पुराना जो पहलू है, जो क्या संबंध है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। दिनांक 11/11/2019 को हमारे विक्रम भैया के ढाबे, यानी कि उन्होंने 2019 में ढाबा खोला था जो बड़ी सरवा के पास में है। ढाबे पे वो वैसे कॉन्फेक्शनर का काम करते हैं, रसोइये का काम करते हैं। उन्होंने खाना बनाना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये सारे काम सीख रखे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ढाबा खोला था। तो ढाबे पे जो अपराधी है श्रवण, पिता रंगू मैड़ा, ये और उसके जिया जी के साथ ये ढाबे पे खाना खाने के लिए आए थे। ढाबे पे खाना खाया, दारू लाए थे, पिए। उसके बाद खाना खाने के बाद सिगरेट वगैरह ली और ले करके नीचे उतरे। तो हमने, विक्रम भैया ने पैसे का पूछा, तो वहाँ से दौड़ करके आए, दादागिरी करते हुए मारने दौड़े। तो इसी क्रम में वहाँ पर हाथापाई हुई थी, जिसमें श्रवण को चोट आई थी। और इस मामले में फिर आपस में पंच ने बैठ करके समझौता भी कर लिया था, जिसमें श्रवण ने समझौते पत्र पे अपने साइन भी किए थे। उसके अलावा श्रवण के परिवार के और भी जो लोग थे, जिम्मेदार लोग, साथ ही बड़ी सरवा के सरपंच कालू सिंह डामोर भी थे उसमें। उसके बावजूद भी फिर कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद एक बार फिर ढाबे पे, जिस दिन विक्रम भैया ने कहीं कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, खाना बनाने के लिए ऑर्डर ले रखा था, वो कहीं गए थे खाना बनाने, उस दिन भी ढाबे को लॉक कर रखा था। तो
उसको लूटने के हिसाब से भी ढाबे पे अटैक हुआ, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों से ढाबे का जो दरवाज़ा है वो तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है कि मांगू सिंह वाडेल का इधर क्रेशर मशीन चलती थी, तो यहाँ से मनोहर वाडेल रात को बाइक लेकर के उधर जा रहा था। तो बाइक की लाइट को देख करके वे लोग ढाबे को तोड़ते हुए भागे वहाँ से। उनको लगा कि ढाबे का मालिक जो है वो आ गया, यूँ ऐसा लगा, इसलिए वो छोड़ के भाग गए। तो पत्थर बड़े बड़े मारने की वजह से दरवाज़ा जो है वो टूट गया था और एक साइड का हिस्सा खुल गया था। ऐसी स्थिति में एक हमारा गांव का व्यक्ति बड़ी सरवा से पैदल पैदल आया और इधर गांव में आया। तो उसने विक्रम भैया उधर काम करके आ चुके थे, तो उनको देखा कि विक्रम तू तो यहाँ है, वहाँ ढाबा खुला है, यूँ बोला। तब जाके फिर पापा और ये गए और इन्होंने जा कर के ढाबे का लोग देखा और सब कुछ वो देखा। तो सामग्री कुछ ले नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पर ये दूसरा अटैक हुआ था। अब ये किसने किया ये कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन एक अंदाजन अपन कह सकते, जिसके साथ रंजिश होती वही लोग इस तरीके के घटनाओं को अंजाम देते हैं। तीसरी बार ये सब होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। हम कई बार क्रिकेट भी साथ में खेले हैं और कई बार मुलाकातें भी हुई है, लेकिन हमारे दिल में ऐसा कोई खोट नहीं था, क्योंकि हम सामाजिक काम कर रहे हैं। तो हमारे दिल में किसी भी के भी प्रति गलत सोच नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार विक्रम भैया ने भी दिल में ऐसी कोई चीज़ें नहीं रखी। तो अब क्या होता है कि 5 साल बाद यानी 17 तारीख के दिन विक्रम भैया गांव बद्दूपाड़ा से सेंटिंग की सामग्री भर के नरसिंहपाड़ा में खाली करने के लिए जाते हैं पिकअप में। तो उस समय ये जाते हैं तो बामल के पास में गंडे की दुकान है, वहाँ पर शर्विन और उसका एक साथी बैठे थे, जिन्होंने इसको देखा और जब ये पिकअप खाली करके आए तो इसको रुकवाया। उस समय इन्होंने दारू पी रखी थी, तो विक्रम भैया को रुकवाया तो गाड़ी थोड़ी आगे निकल गई। पिकअप आगे जाके उन्होंने ब्रेक किया और देखा तो कि कोई हाथ दे रहा है, बुला रहा है। तो उन्होंने वापस रिवर्स ली गाड़ी। जैसे ही रिवर्स लेकर के वहाँ पर पहुँचे तो इन लोगों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। ऐसा करते ही वहाँ का जो स्थानीय दुकानदार था उसने ये भी बोला इसको क्यों मार रहे हो। ये ऐसा कहते ही विक्रम भैया ने फिर जैसे ही देखा कि उसके ऊपर हमला हुआ है तो तुरंत उसने गाड़ी को वापस भगा दिया। तो अब इन व्यक्तियों को पुरानी रंजिश शायद याद आई, पता नहीं इन्होंने दिमाग में रखा। तो फिर इन्होंने क्या प्लान बनाया, वहाँ ये हाथ नहीं लगा तो इन्होंने प्लान बनाया कि इसको रुकवाया कैसे जाए। तो इन्होंने अंदाज़ा लगा करके सीधा इन्होंने परवाड़ा फ़ोन किया कि ये जो पिकअप आ रही है ये पिकअप एक्सीडेंट करके आ रही है, बहाना किया उन्होंने। और इसको रुकवाने के लिए, इसको पीटने के लिए वहाँ पर बोला। परवाड़ा में कुछ लोग लठ ले करके खड़े थे इसको रुकवाने के लिए। तो इसने पिकअप रोकी और बोला मैं साइड में ले रहा हूँ, यूँ कह के इसने गाड़ी दबा दी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है अगर ऐसी परिस्थितियाँ देखता है तो खुद की जान बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करता है। तो ये परवाड़ा से भी गाड़ी इसने निकाल ली। उसके बाद इन्होंने वहाँ हाथ नहीं लगा तो इन्होंने भेरूपाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश का एक गांव है, सीमाओं से सटा है, भेरूपाड़ा में फ़ोन किया कि ये पिकअप जो आ रही इसने यहाँ पर एक्सीडेंट किया है। ये कह करके वहाँ फ़ोन करके वहाँ पर भी रोकने के लिए खड़े हो गए लोग। तो वहाँ पर रोका इसने, फिर पिकअप को साइड में ले रहा हूँ यूँ करके, फिर इसने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भी पिकअप को दौड़ा करके निकाल दी। उसके बाद क्या होता है, ये लोग बाइकें लेकर के जहाँ जहाँ रुकवाया वहाँ जो लोग खड़े थे उन सारे लोगों ने गाड़ियाँ लेकर के ये 3-3 जने एक एक बाइक पे बैठ करके पत्थर और जो कुछ हाथ में मिला वो लेकर के ये पीछे पड़ गए। फिर क्या होता है, उसने गाड़ी भगाई और बड़ी सरवा आ गए राजस्थान में। सीमावर्ती जो ग्राम पंचायत बड़ी सरवा है, बड़ी सरवा कस्बे में आ गए। कस्बे में क्या होता है कि उधर से खवासा से ये पिकअप आ रही थी, तो ये वापस हमारे गांव की साइड मुड़ने के लिए, ये घाटी है और मोड़ है और कस्बा है, तो यहाँ पर लोग रहते हैं दिन भर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग तो पीछा कर ही रहे थे, इधर से सीधी होके गाड़ी इधर लाएं, मोटरसाइकिल वाले इधर से वापस सामने गए। और बड़ी सरवा में आते ही क्या होता है कि एक दूसरा गाड़ी वाला अपने 2 छोटे बच्चे और बीवी को लेकर के जा रहा था, एकदम वो आगे आ गया, जिसकी वजह से विक्रम भैया ने एकदम पिकअप को ब्रेक लगा करके रोकने की कोशिश की, तो वो साइड में जाके सट गई। तो ऐसी स्थिति में ये सामने आ गए और आते ही इन्होंने
फटाफट इसको खींच करके बाहर निकाला और इन्होंने सीधा इसको मारना शुरू कर दिया विक्रम भैया को। लात मुक्के जो हाथ में लगा, लठ पत्थर ईंट जो मिला जो उससे इसको बुरी तरीके से पीटा, जिसकी वजह से इसके सिर में शायद पत्थर मारा इन्होंने और सिर फोड़ दिया, जिसकी वजह से ये अचेत होकर के गिर गया। और फिर कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की। बड़ी सरवा के स्थानीय जो लोग जितने भी थे वो देख रहे थे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि बड़ा वाहन है तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट करके आया, क्योंकि इन्होंने आते ही बोल दिया था कि एक्सीडेंट करके आया। और दूसरी बात ये भी बोली मारते हुए कि एक को तो हम निपटा के आए हैं, दूसरे को यहाँ निपटाएंगे, इसलिए कोई बीच में मत आना। इस तरीके की धमकी देने की वजह से लोग बुरी तरीके से डर गए और बीच बचाव एकाध लोगों ने किया भी, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने और बुरी तरीके से मारते रहे। फिर उसी दिन मैं भी क्या है कि एमपी में हमारे रिलेशन में मामा की लड़की के वहाँ नोतरा था। मैं नोतरे में गया हुआ था मम्मी को लेकर के, तो वहाँ पर मैं भी ज़्यादा देर रुका नहीं। फिर मुझे लगा कि यार पढ़ाई करना है, यूँ करके मैं ज़्यादा देर टाइम ख़राब होगा यूँ करके वहाँ रुका नहीं। मैंने खाना खाया, वापस मैं घर पे आ कर के बैठा ही था। और फिर दो साथी इधर मतवाला से जूना पानी से आए हुए थे, वो भी इधर घूमने आए थे। तो उन्होंने कहा यार जयसिंह जी इधर घूमने आए थे। मैंने कहा चलो बैठो यार, चाय वाय पी के पानी वानी पी के जाओगे। तो उनको बिठाया और हम तो बात ही कर रहे थे कि अचानक मेरे पे फ़ोन आया। विक्रम भैया ने इनको जब मार रहे थे उधर, उस समय शायद इन्होंने फ़ोन किया। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो इनसे फ़ोन छीन लिया। मैंने वापस लगाया तो फ़ोन उठाया नहीं। मुझे लगा कि विक्रम भैया गाड़ी चलाते, पिकअप चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो हो सकता है ड्राइविंग कर रहे होंगे इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर मैंने नहीं लगाया। फिर मेरे साथ जो मेहमान दो साथी आए थे, मित्र थे, उनके पास फ़ोन आया कि विक्रम को बहुत भारी तरीके से लोग यहाँ पर पीट रहे हैं, आप आओ जल्दी। फिर हमको ऐसी सूचना मिलते ही हम यहाँ से घर से निकले आनन फानन में और वहाँ जा कर के देखा कि इसको बुरी तरीके से पीट दिया था। पीट करके ये अचेत हो गया था और इसको सुला रखा था कि साइड में ले जाके। जैसे ही हम गए, हमने देखा ऐसी स्थिति थी, फिर भी वो मारने जैसी स्थिति कर रहे थे। हम जैसे ही गए तो हमने देखा वो आदमी सामने से मेरे को आकर के उसने लात मारी। फिर मैंने बेल्ट उस आदमी को मारा और इस तरीके से हमारे बीच में हाथापाई हुई। और फिर हमारे यहाँ के भी मेरे पीछे मेरे साथ में जो मेरे परिवार वाले लोग थे वो आ गए, जिसकी वजह से ऐसे वो देख करके डर गए और फिर वो भागे। तो इस तरीके से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इस घटनाक्रम में वे लोग पिकअप की चाबी भी लेके चले गए हैं और मोबाइल भी छीन के विक्रम भैया का ले गए हैं। विक्रम भैया की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से हमने उन लोगों को पकड़ने की बजाय विक्रम भैया को ठीक कराने के लिए सोचा। फिर हमने देखा कुछ साधन था नहीं, ये पिकअप भी बंद पड़ी थी, चाबी भी नहीं थी। फिर हमने सीधा एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आने में भी समय लगा क्योंकि दूर भी पड़ता है। तो फिर इसी बीच हमको कुछ लोगों ने बताया कि ये गाड़ियाँ आई हुई थी, ये गाड़ियाँ यहाँ छोड़ के चले गए हैं कुछ लोग। हालांकि भीड़ में भी वो लोग थे बहुत सारे, क्योंकि हम जानते नहीं थे उस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले और लोग बता नहीं रहे थे। तो क्या हुआ, उस भीड़ में वो R15 गाड़ी एक और एक सुपर स्प्लेंडर, दो गाड़ियाँ पड़ी थी। फिर लोगों ने बताया कि ये गाड़ियाँ हैं। फिर हमारे यहाँ के लोगों ने उन गाड़ियों को चढ़ा करके पिकअप में चढ़ा दिया, क्योंकि इन गाड़ियों को पुलिस के हवाले करनी है यूँ करके। तो ये घटनाक्रम इस तरीके से हुआ। विक्रम भैया की बहुत ज़्यादा हालत सीरियस थी, बोल तक नहीं रहे थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी, मुंह तक नहीं हिल रहा था। ऐसी स्थिति में हम पूरी तरीके से घबरा गए और उनको उसमें एम्बुलेंस में लेकर के छोटी सरवा CHC गए। वहाँ से फिर उन्होंने रेफ़र किया, कुशलगढ़ ले गए। कुशलगढ़ दवाई वगैरह करी और फिर हमने सोचा था बांसवाड़ा जाएं, पर फिर पता लगा कि रात को CT स्कैन होगा नहीं, यूँ करके हम बांसवाड़ा रात को नहीं गए और फिर सुबह हम बांसवाड़ा लेके गए। तो इस तरीके से ये घटनाक्रम पूरा हुआ। अब क्या होता है, गलती पूरी उन लोगों की थी, उन्होंने प्लानिंग से मारने की साजिश करी। मैं थाने में गया तो थाने में भी स्थितियाँ ख़राब है। हम देख पा रहे हैं कि कोई एक आम आदमी FIR लिखवाने जाता है तो वहाँ पर FIR नहीं होती है, क्योंकि हमने भी सोचा कि इन लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाए और इनको सुधारा जाए कानून के पावर के हिसाब से। लेकिन मैं FIR करने गया तो पूरे दिन इन्होंने, हालांकि उसी घटनाक्रम के शाम को गए थे, एप्लीकेशन दी, लेकिन इन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं की पाटन थाने में। उसके बाद क्या होता है, फिर मैं दूसरे दिन घर पे आता हूँ और घर पे आकर के फिर मैं बढ़िया व्यवस्थित FIR लिख करके देता हूँ, तो भी उसमें कुछ कमी पेशी निकाल करके FIR वापस कर दी जाती है। कॉपी जो है, एप्लीकेशन जो है वो वापस कर दी जाती है। फिर कहा जाता है ऐसा लिखो वैसा लिखो, ऐसे करके
मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। फिर अंततः जा कर के मैं परेशान होकर के घर पे लौट जाता हूँ, वो एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं। फिर मैं फ़ोन करके जो कांस्टेबल था उसको फ़ोन करके पूछता हूँ कि आपको एफआईआर करनी है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ एफआईआर नहीं होती है तो मैं डिप्टी के पास जाऊँगा, डिप्टी नहीं करेगा तो एसपी के पास, एसपी नहीं करेगा तो आईजी के पास। इस तरीके से मैं सोच रहा था। फिर मैंने बोला आपको नहीं करनी है एफआईआर तो कोई आपत्ति नहीं, मुझे नहीं करवानी आपसे एफआईआर। फिर उनको पता चला कि यार मामला सीरियस है। फिर उन्होंने मुझे तुरंत वापस कॉल बैक किया शाम को, और शाम को मेरे को बुलाया कि 10 मिनट के लिए आ जाओ, आपको अभी एफआईआर करके देते हैं, यूँ करके। फिर वहाँ गए एफआईआर करने के लिए। 7 बजे से गया तो मैं रात को 10 बज गई, इतना टाइम लिया एफआईआर लॉन्च करने में। और फिर एफआईआर रात को 10 साढ़े 10 बजे लॉन्च करके इन्होंने मुझे कॉपी दी। तो इस तरीके से एफआईआर कराने में भी एक पदाधिकारी या एक एक्टिव व्यक्ति को इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी की क्या औकात होगी। तो इस तरीके की स्थितियाँ हमारी व्यवस्था में बनी हुई है, और हम देख रहे हैं एक जानकार व्यक्ति के साथ भी इतना क्रूशियल तरीके से जो है प्रशासन पेश आ रहा है। और जो कार्रवाई है, अभी तक 5 दिन हो गए हैं, एफआईआर लॉन्च हो गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों को न तो गिरफ्तार किया है, न पूरी तरीके से उनकी जानकारी हुई है। जबकि उल्टा क्या हुआ है, उन लोगों ने देखा, समझौते का हर तरीके का प्रयास किया उन लोगों ने। उधर से मेरे जितने भी मित्र थे, सामाजिक काम करने वाले, जहाँ पर उनका रिलेशन था, सगे संबंधी जितने भी भांगजेड़े थे, उन सब लोगों को उन्होंने ट्राई कर लिया। और तब उनको लगा, 5 दिन हो गए आज, उनको लगा कि अब ये लोग मानने वाले नहीं हैं या समझौता नहीं करेंगे। ये स्थिति देख करके उन्होंने नई चाल चली और विक्रम भैया के ऊपर अब एफआईआर लॉन्च करी या नहीं करी। घटनाक्रम 17 तारीख का है, लेकिन खवासा थाने से, एमपी खवासा थाने से आज कुछ पुलिस आती है, 3 जवान और एक और ड्राइवर आता है, और आकर के कहता है कि ये पिकअप ने एक्सीडेंट किया है तो हम गाड़ी लेने आए हैं, इस तरीके से आकर के कहते हैं। फिर हमने उनसे पूछा कि अगर एक्सीडेंट किया है तो कोई क्लू है क्या, आपके पास कोई सबूत है, या ऐसा किसी घटनाक्रम स्थल पे जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ क्या आप गए हो? तो उन्होंने बोला क्या रखा है वहाँ, कोई साक्ष्य थोड़ी मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलता है वहाँ, यूँ बोला। मैंने कहा क्यों नहीं मिलता है, यूँ करके हमारी आपस में बहस भी हुई। और फिर मैंने पूछा इनको कि अगर आप गाड़ी लेने आए हो तो आपके पास एफआईआर की कॉपी भी होगी, यूँ करके। तो कॉपी का पूछा तो उन्होंने बोला कि हम कॉपी आपको नहीं बताएंगे, यूँ करके उनसे मतलब दादागिरी, थोड़ी पुलिस वाला रोब उन्होंने झाड़ा। तो इस तरीके से पुलिस ने हमारी जो पिकअप है उसको गलत आरोप में फंसा करके यहाँ से पुलिस अपनी ही गाड़ी से घसीट करके ले गए हैं, क्योंकि जो हमारी पिकअप की चाबी है वो ऑलरेडी वो बदमाश लोग ले गए हैं, मोबाइल भी ले गए हैं। चाबी के लिए भी पुलिस ने हमें मानसिक रूप से परेशान किया और दबाव बनाने की कोशिश की। और फिर कागजात का बोला, जो भी कागजात है लेके आ जाना, देख लेना, तुम राजस्थान वाले इतने हो, देखता हूँ देखें गाड़ी कैसे छुड़वाएं। इस तरीके के भी कुछ बयान उन्होंने, पुलिस वालों ने उधर आपस में बातचीत करते हुए बोली। तो इस तरीके से प्रशासन भी गलत लोगों का सहयोग कर रहा है, और गलत जो लोग हैं उनको पनिशमेंट देने की बजाय उल्टे जो पीड़ित लोग हैं उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। खवासा थाने से जो पुलिस आई है उन्होंने इस तरीके की करतूत करी है, और वो गाड़ी लेके गए हैं। मैं देखता हूँ देखें, फिर भी मैंने मेरे भैया और उसमें कुछ कागजात रह गए थे उनको भेजा, और जा कर के दिखवाए तो वो कागजात वापस लेके आ रहे हैं। मैंने फिर भी एक साथी को बोला कि आप वहाँ पर एफआईआर देखना, एफआईआर की है या नहीं की। बिना एफआईआर के इस तरीके से आकर के गाड़ी उठा करके पुलिस ले गई है। तो आप भी कमेंट करके बताइए, क्या इस तरीके की हरकतें अच्छी है? क्या प्रशासन के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए? क्योंकि इस तरीके की घटना से तो उल्टा उन मुजरिमों को, उन अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है। लोग लड़ना छोड़ देंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, और हमने देखा कि जो लोग आंखों देखी घटना है, वो जो लोग चश्मदीद गवाह है, ऐसे लोग भी कहीं न कहीं डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो कैरेक्टर है, अभी तक का जो उनका हिस्ट्री उठा के देखें तो उन लोगों ने ऐसे कई घटनाक्रम को अंजाम दे रखा है, जिसकी वजह से आसपास के लोग डर रहे हैं। ऐसे कई मैटर हमको सुनाई दिए हैं। हमारे ही गांव का एक मामला इन्होंने किया था कि एक बकरे को उठा करके लेके चले गए थे।
जिसका कोई समझौता नहीं हुआ, कोई निपटारा नहीं हुआ, पैसे देंगे यूँ बोला लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार खवासा में ही एक फाइनेंशियर वाला जो था, जो कलेक्शन करता है, उससे भी उन्होंने बैग छीन लिया था। ठीक उसी प्रकार से मंदसौर साइड कहीं बकरे उठा के पता नहीं क्या लेके भागे थे, तो वहाँ पर भी इनको बहुत पीटा था। तो ये आदतन अपराधी लोग हैं। ऐसे लोगों को हालांकि देना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। ऐसे अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने की बजाय उनका सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि हमारे राजस्थान पुलिस में भी जो ध्येय वाक्य है पुलिस का कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, तो कहीं न कहीं मुझे यूँ लग रहा है कि यहाँ पर एकदम इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है कि आम जन में डर और अपराधियों में विश्वास। कुछ इस प्रकार का जो पुलिस की जो हरकतें हैं, पुलिस के जो रवैये हैं, वो कहीं न कहीं हमको प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक रूप से। परिवार पूरा परेशान है। मेरे भैया हॉस्पिटल में हैं, मम्मी और भाभी जी न्यू हॉस्पिटल में हैं, घर पे काम करने वाले लोग नहीं हैं। इधर पापा न्यू कुएं पे, उधर कुएं पे भी हमारा काम चल रहा था। तो इस तरीके से हमें बार बार परेशान किया जा रहा है और पूरी तरीके से इसमें प्रशासन लिप्त है। तो मैं आप तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, नौकरी पेशे में लगे हुए बुद्धिजीवी वर्ग, समाज के बुद्धिजीवियों से यही आग्रह करूंगा, यही अपील करूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं में यदि एक सामाजिक व्यक्ति के साथ आप खड़े नहीं रहेंगे तो फिर मुझे यूँ लगेगा कि जिस तरीके से हम समाज कर रहे हैं, हम सामाजिक जनजागरण कर रहे हैं, जहाँ अन्याय अत्याचार होता है वहाँ हम लड़ रहे हैं, वहाँ के लोग भी फिर हम भी लड़ने से कहीं ना कहीं हट जाएंगे। क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि यार हमारी खुद की लड़ाई में जब हम अकेले हैं तो फिर दूसरों का सहयोग कैसे करें। हमें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है और कोई साथ देने को तैयार नहीं है। एमपी के भी बहुत सारे साथी सामाजिक काम करते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप वाकई में समाज के हितैषी है, समाज के लिए काम करते हैं, बुद्धिजीवी हैं, नौकरी पेशे में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको सच का साथ देना चाहिए, तो इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी, मैं यूँ नहीं कहता हूँ मेरी बातों पे विश्वास करो, पूरी जानकारी लेकर के ये इस घटनाक्रम को जितने भी लोग अंजाम दे रहे हैं, गलत तरीके से हमें परेशान करवा रहे हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई के लिए हमारे साथ खड़े होइए। क्योंकि आज हमारी पिकअप उठा के ले गए हैं और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है कि इस तरीके से तुम समझौता कर लो और इन लोगों को फिर बख्श दो, ताकि ये लोग फिर दोबारा किसी न किसी तरीके से घटनाक्रम को अंजाम देते रहें। हालांकि देखिए, मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, तो कहीं न कहीं समाज का दर्द मेरे में भी है। मैं भी सोचता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को इतना भी नहीं उसको परेशान किया जाना चाहिए जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, लेकिन कम से कम इतना तो किया ही जाना चाहिए जिसकी वजह से उसके भीतर जो सोच गलत बैठी है वो ख़त्म हो जाए। मेरा ये कहना है कि जो भी इसमें मुजरिम है वो उन्होंने क्या गलती की है, क्यों की है, किस लिए की है और क्या करना चाह रहे थे, वो पूरी जानकारी के बगैर हम कैसे समझौता करें। हमारे को बोला गया, डर बनाया गया कि तुम समझौता कर लो, नहीं तो ये लोग भी ऐसे हैं, तुम्हें भी आना जाना है, इधर करना उधर करना। मैं ये मानता हूँ कि आना जाना सबको है, तो कोई आपत्ति नहीं, डर हमको नहीं है इस बात का, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो गलती आपने की है वो गलती आप स्वीकार करें और स्टाम्प लिख करके हमें दें। और ये समझौता तभी होगा जब वो जो पीड़ित हैं, जिसके ऊपर अटैक किया गया, वो व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक होकर के घर पे आ जाए। क्योंकि अभी तक उस व्यक्ति वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका अभी तक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम यहाँ बैठ के कैसे समझौता कर लें। क्योंकि हम पहले भी भुगत चुके हैं। मेरे बड़े पापा के लड़के जो थे करण सिंह जी भैया, उनके साथ भी ऐसे ही मारपीट हुई थी और उन्हें सिर की एक नस में चोट आई थी, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे बॉडी में नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बाद में फिर एक 1.5 साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो हमें इस बात का डर है कि भैया के शरीर में ऐसी कोई चोट तो नहीं है, वो पहले एक बार सही तरीके से तंदुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उसके बाद ही हम आगे की जो बातें हैं वो करेंगे। क्योंकि हम भी सामाजिक लोग हैं। लेकिन मैं समाज के उन तमाम बुद्धिजीवी युवा साथी नौजवानों से यही अपील करूंगा कि अगर वाकई में आप सच के हित के लिए लड़ते हैं तो आप इस मामले में इंटरफेयर कीजिए, इस मामले में आइए। इसके अलावा जो सामाजिक लोग हैं, पद प्रतिष्ठित लोग हैं, उन तमाम लोगों से मैं यही बारंबार अपील करता हूं कि इस बड़ी सरवा वाले घटनाक्रम में
आप आइए, हमारा सहयोग कीजिए। प्रशासन को उन काम करने के लिए, सही काम करने के लिए, सच को जानने के लिए उस प्रशासन को हमें हिलाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर प्रशासन अपना रवैया अपनाएगा तो कहीं न कहीं हम जैसे लोग, हम जैसे सामाजिक लोगों के ऊपर कहीं न कहीं इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यही अपील करता हूँ, ये वीडियो आप तमाम लोगों तक शेयर कीजिए कि अभी तक बड़ी सरवा वाली घटना जो क्या है उसके बारे में लोगों को पता नहीं था। इस वीडियो के माध्यम से उनको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने भी लोग गलत कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, क्योंकि मैं चुप होकर के बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जान चली जाएगी मंजूर है, लेकिन सत्य के लिए लड़ता रहूँगा हमेशा। इसलिए आप भी अगर वास्तव में सच्चाई की पैरवी करते हो, सच के लिए लड़ते हो, तो हमारा साथ दीजिए। आज हमें आपके साथ सहयोग की सख्त ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग